एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो प्रोसीजर, वो स्टेप जो कि लेने होंगे एक व्यक्ति को जो कि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रहा है। बहुत लोगों को तो पता होता है, नॉलेज होता है, उनको कहीं ना कहीं से यूट्यूब से पता चल जाता है या फिर अपने फ्रेंड सर्कल से पता चल जाता है कि आखिरकार किसी व्यक्ति के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो उनको कौन से स्टेप्स लेने हैं। बट अभी भी अपने देश में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन या फिर नॉलेज नहीं पहुंच पाती है। तो आज की वीडियो का जो मोटिव है, हेल्प करना, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो तो रहा है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, बट उनके पास कोई गाइडेंस नहीं है कि अब उनको नेक्स्ट स्टेप लेना क्या है। तो जिन लोग के साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है उनको कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहले ये मान लीजिए किसी के साथ कोई भी ऑफेंस हो रहा है, चाहे वो मर्डर का हो, चाहे वो थेफ्ट का हो या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का हो, तो सबसे पहले क्या होता है, कॉज ऑफ एक्शन। ठीक, मान लीजिए ए ने बी को मारा, तो जिस दिन मारा उसको कहेंगे कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, मारपीट हो रहा है या फिर मेंटल क्रुएल्टी हो रहा है या फिर फिजिकल क्रुएल्टी हो रहा है या फिर टॉर्चर किया जा रहा है, दहेज मांगा जा रहा है, ये सारी चीजें किसमें आएंगी, कॉज ऑफ एक्शन के लिए। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन देने के लिए क्या चीज होना जरूरी है, कॉज ऑफ एक्शन होना बहुत जरूरी है। फिर मान लीजिए एक बंदा है, ठीक, उसके साथ टॉर्चर हो रहा है, ठीक है, वो जाएगा किसी ना किसी से कंसल्ट करेगा, चाहे कोई लॉयर है। हम ये नहीं कह रहे कि आप हर एक मैटर में लॉयर को इन्वॉल्व कर लीजिए, बट अगर किसी ना किसी के साथ ऑफेंस हो रहा है तो उनको कहीं ना कहीं से कंसल्ट तो करना ही पड़ेगा। तो फिर आपको दूसरा स्टेप लेना है, कंसल्ट करना है। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको एप्लीकेशन कहाँ पे देना है, अपने एप्लीकेशन में क्या क्या लिखना है, कि कब कॉज ऑफ एक्शन हुआ था, आपको कितना टॉर्चर किया जा रहा था, ये सारी चीजें आपको अपने एप्लीकेशन में लिखना पड़ेगा। फिर जो नेक्स्ट स्टेप है, आपको एविडेंस कलेक्ट करना है। ठीक है, यू हैव टू कलेक्ट ईच एंड एवरी सिंगल स्मॉल एविडेंसेस। जैसे कि अगर मेडिकल मारे पीटे है तो मेडिकल आपको अपने पास रखना है, फोटोज वगैरह ले लीजिए, या फिर अगर मेंटेनेंस का केस करना है तो जो फाइनेंशियल स्लिप है वो आपके पास रखना पड़ेगा, सैलरी स्लिप हो गया, और जो उनके फाइनेंशियल स्टेटस वगैरह है, ये सारी चीजें आपको रखना है। तो सबसे पहले आपको कॉज ऑफ एक्शन देखना है कि नहीं, अगर आपके साथ अपराध हुआ है, फिर आपको किसी से कंसल्ट करना है, चाहे वो लॉयर है या फिर आपने घर पे किसी से भी। ठीक, फिर आपको एविडेंसेस सारे कलेक्ट करके रखना है। आपको एक भी एविडेंस आपको इधर उधर नहीं करना है। बहुत टाइम पे मेरे पास क्लाइंट आते हैं, कहते हैं मैम मेरा फोन फेंक दिया गया था, पटक दिया गया था, या फिर फोन छीन लिया उन्होंने। तो ऐसी स्थिति में आपको बचने के लिए आप जितने भी फोटोज हैं, मेडिकल्स हैं, या फिर कुछ भी स्लिप वगैरह है, वो आप व्हाट्सएप से एक फोन से दूसरे लोगों को सेंड कर दीजिए। आपके भी जो वेल विशर्स हैं उनको आप भेज दीजिए, ताकि इन केस अगर आपके फोन से डेटा डिलीट हो जा रहा है तो सामने वाले के फोन में डेटा रहे। ठीक, नेक्स्ट है फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन, जैसे कि प्रोटेक्शन का एप्लीकेशन, रेजिडेंस का एप्लीकेशन, मेंटेनेंस का एप्लीकेशन। ठीक है, अब स्थिति खराब हो गई कि आप लोग साथ में नहीं रह सकते हैं, इतना ज्यादा वायलेंस हो गया है, तो आपको मेंटेनेंस का एप्लीकेशन फाइल करना होगा, या फिर प्रोटेक्शन का एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12 में आपको फाइल करना होगा। ये आपको जो काउंसिल है, जो आपके वकील रहेंगे, वो आपको बताएंगे। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मान लीजिए ये सारी चीजें हो गई, आपके साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, आपने एविडेंसेस भी इकट्ठा कर दिया। ठीक, फिर आप क्या करेंगे, आप कोर्ट में अपना मुकदमा दाखिल करेंगे कि हमारे साथ वायलेंस हुआ है। आप जीवी एक्ट में अपना केस फाइल करेंगे। ठीक, चाहे मेल हो चाहे फीमेल है, वो रेमेडीज दोनों के लिए इक्वली अवेलेबल है। कोर्ट फाइलिंग के बाद जो रिस्पोंडेंट है उनके पास नोटिस जाता है कि भाई आपके खिलाफ ऐसे ऐसे केस फाइल हुआ है, एलिगेशन है कि आपने इनको मारा पीटा है, आप अपने जवाब में अपने पक्ष में क्या कहेंगे। तो आफ्टर कोर्ट फाइलिंग नोटिस इशू होता है टू द रिस्पोंडेंट पार्टी कि आप आइए और अपनी बात कोर्ट के सामने रखिए। ठीक है, तब तक जब तक रिस्पोंडेंट नहीं आ जा रहा है तब तक इंटरिम रिलीफ स्टेज होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक व्यक्ति अगर मेंटेनेंस का केस फाइल किया है, ठीक है, तो जब तक उसका मेंटेनेंस नहीं बढ़ जा रहा है तब तक थोड़ा मतलब एक इंटरिम मेंटेनेंस कोर्ट बांध देती है कि फाइनल डिस्पोजल होने से पहले तक का एक जो है वो मेंटेनेंस इनको दिया जाना चाहिए। ठीक, फिर होता है नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे मेंटेनेंस इंटरिम मेंटेनेंस बांध दिया जाता है कि ठीक है, जब तक जो मुकदमा है वो डिसाइड नहीं हो रहा है
तब तक आप इनको पूरा नहीं, थोड़ा मोड़ा अमाउंट देते रहिए। ठीक, फिर आता है रिप्लाई बाय रिस्पोंडेंट। ठीक है, रिस्पोंडेंट को नोटिस चला गया, अब रिस्पोंडेंट क्या करेगा, रिप्लाई फाइल करेगा कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने इनको नहीं मारा पीटा, या फिर जो भी अपनी तरफ से रिप्लाई, ये झूठ बोल रही है, अपना रिप्लाई फाइल करेंगे। फिर होता है एविडेंसेस और हियरिंग की स्टेज, कि जो प्लेंटिफ है वो अपना एविडेंस देंगे, ठीक है, और जो रिस्पोंडेंट है वो अपना एविडेंस देंगे। पिटिशनर अपनी बात रखेगा, रिस्पोंडेंट अपनी बात रखेगा, वो अपनी गवाही, अपना बयान, अपना सबूत देंगे, वो अपना देंगे। ठीक, इसके बाद देखिए मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में सबसे जो सबका एक एफर्ट रहता है दैट इज सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन। सब कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं से दोनों के बीच में सुलह समझौता हो जाए, दोनों लोग अच्छे से रहने लगे, तो एक लास्ट कोशिश जो कोर्ट करती है वो सेटलमेंट का तो करती ही करती है। ठीक है, एविडेंस ले ली वो बात अलग की है, बट सबका यही प्रयास रहता है किसी का घर ना टूटे, तो सेटलमेंट की भी कोशिश की जाती है। बट हो जा रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा है तो फिर इसके बाद क्या होता है, फाइनल आर्गुमेंट। ठीक है, जो पिटिशनर है उसकी तरफ से आर्गुमेंट होगा, रिस्पोंडेंट है उसकी तरफ से उनके काउंसिल आर्ग्यू करेंगे, फिर उसके बाद कोर्ट जो है वो अपना निर्णय सुनाएगी। तो ये था पूरा स्टेप डोमेस्टिक वायलेंस का, कि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ अगर वायलेंस हो रहा है, किसी भी प्रकार का वायलेंस हो रहा है, तो सबसे पहले वो किसी से कंसल्ट करे, लॉयर हो या फिर अपने फैमिली मेंबर्स हो, फिर एविडेंसेस कलेक्ट करे, जैसे कि मेडिकल हो गया है या फिर सैलरी स्लिप हो गया है। फिर सबसे पहले वो एप्लीकेशन फाइल करे रिगार्डिंग प्रोटेक्शन मेंटेनेंस, फिर उसके बाद कोर्ट में अपना मुकदमा दाखिल करे। इसमें इसके बाद क्या होता है, रिस्पोंडेंट को नोटिस जाता है, तब तक इनको कुछ इंटरिम रिलीफ दिया जाता है। रिस्पोंडेंट है वो नोटिस रिप्लाई करता है, एविडेंसेस लिए जाते दोनों साइड से, प्लेंटिफ और रिस्पोंडेंट साइड से, दोनों को सुना जाता है। कोर्ट ये मानती है कि दोनों के बीच में सेटलमेंट हो जाए, सही बात है, अच्छी बात है, हर किसी का ना टूटे। अगर नहीं सेटलमेंट के चांसेस है तो फिर फाइनल आर्ग्यूमेंट होके जजमेंट हो जाता है। तो ये था स्टेप वाइज स्टेप प्रोसेस। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू सो मच।